हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8th के साइंस के 4th चैप्टर जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर दिखाऊंगा, तो लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लोहा, एल्युमिनियम, तांबा जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। तो आपको यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसमें आपको ये बताना है कि ये पदार्थ का नाम है और ये कैसा दिखता है, यानी कि चमकदार दिखता है या निष्प्रभ यानी कि ज्यादा चमकदार नहीं दिखता है, कठोरता कैसी है, बहुत कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर नहीं है। तो ये आपको पूरा करना है, ठीक है। अब आप इन पदार्थों का नाम बता सकते हो जो धातु हो। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें आप जैसे लोहा है, ये है धातु, ठीक है। और इसमें बाकी बता जितने भी पदार्थ हैं वो अधातु है। धातु से अधातु मतलब कौन सी चीज धातु है और कौन सी चीज अधातु है, इसका हम कैसे अंतर निकाल सकते हैं। इसका अंतर निकाल सकते हैं हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर। जैसे कि हमने देखा चमक, हमने देखा कठोरता, ये इनका भौतिक गुण है। तो भौतिक गुणों की अब हम बात करते हैं। आपने लोहार को लोहे के टुकड़े या लोहे से बनी चीजों को जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी, इनको पीटते हुए देखा होगा। तो इनको पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन देखते हो। आपने देखा होगा कि लोहार कैसे पीटता है। क्या कोयले के टुकड़े को हम पीटे तो भी वैसे ही परिवर्तन आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आप एक लोहे की कील ले लो, एक कोयले का टुकड़ा ले लो, एक मोटी एल्युमिनियम की तार का टुकड़ा और एक पेंसिल की लेड, पेंसिल के अंदर जो लेड आती है ना वो ले लो, और आप इनके ऊपर हथौड़ा मारो। ध्यान रखना खुद के मत मार लेना, ठीक है। अब इनको इनके ऊपर आप मारकर देखो हथौड़ा, तो लोहे की कील में क्या हुआ, कोयले के टुकड़े में, एल्युमिनियम की तार, पेंसिल लेड में क्या हुआ। तो आप देखो कि लोहे की कील जो है वो तो चपटी हो जाएगी, कोयले का टुकड़ा है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एल्युमिनियम की तार चपटी हो जाएगी, पेंसिल की जो लेड है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जैसे कि लोहे की कील है, इसको आप मारोगे चपटी हो जाएगी। ये लोहे की कील और एल्युमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तन हो गया। अगर हम उन्हें और ज्यादा ताकत से पीटे तो उन्हें शीट में भी बदला जा सकता है। जैसे देखो ये एल्युमिनियम थी, इसको हमने जब पीटा तो एल्युमिनियम की ये शीट बन गई। और ज्यादा अगर हम पीटेंगे तो आपने चांदी, ये जो आपके आपने बर्फी खाई होगी, काजू कतली खाई होगी, काजू कतली के ऊपर एक वर्क सा लगा होता है ना, वो चांदी का वर्क है। वो क्या होता है, हमने चांदी को इतना पीटते हैं कि वो चांदी पतले से कागज से भी पतले वर्क में बदल जाती है। इसी तरह से जब मम्मी आपको खाना लपेट कर देती है तो मम्मी आपको फॉइल पेपर में या एल्युमिनियम पन्नी में खाना लपेट कर देती है। तो ये देखो, जैसे मैंने आपके लिए एल्युमिनियम की ये फॉइल पेपर लेकर आया हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहें। ये जो गुण है जिसके कारण हम उन्हें पीट कर शीट में बदल सकते हैं, इतना पीटे कि वो शीट में बदल जाए, इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। ये याद कर लेना, आघात वर्धनीयता। आप कोयले पर मारो, पेंसिल पर मारो, इनके अंदर आघात वर्धनीयता नहीं होती, इसलिए हम इन्हें धातु नहीं कहते हैं। इसी तरह से अगर आप अभी मम्मी कई बार चाय बनाती है तो आपने देखा होगा कि कई बर्तनों के लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था नहीं होता, अगर अपने उनको टच कर ले तो हमारा हाथ जल जाता है, ठीक है। और इसी तरह से कई और चीजें भी हैं, जब हम लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था हमें घायल होने से बचाता है। जैसे चक्कू है, तो चक्कू के ऊपर आप देखो कि उस पर हमारा प्लास्टिक का या लकड़ी का एक हत्था लगा हुआ होता है। इसी तरह से आपने ये देखा होगा कि भाई जो विद्युत कर्मी है, घर में इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो पेचकस से काम करता है। पेचकस का जो हत्था होता है वो किसका बना होता है, वो हत्था भी प्लास्टिक का बना होता है, यानी कि प्लास्टिक के अंदर बिजली जो है वो गुजरती नहीं है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लास्टिक है वो ऊष्मा का और विद्युत का कुचालक होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो है विद्युत परिपथ वाला, कि किसी
वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है नहीं होता है, इसको भी हमने जो तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे उसके अंदर लास्ट क्वेश्चन में ये वाला था, जिसमें हमने ये चेक किया था कि अगर हम ऐसा एक विद्युत परिपथ बनाएं, अगर वो विद्युत परिपथ में अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा प्लास्टिक लगा दें तो जिससे क्या होता है, वो विद्युत का परिपथ पूरा नहीं होता है और प्लास्टिक से विद्युत प्रवाह नहीं होती है। तो ये हमने 6th क्लास में भी हमने किया था। अब हमें ये पता है कि कुछ पदार्थ होते हैं जो होते हैं विद्युत के सुचालक, और कुछ पदार्थ होते हैं जो होते हैं विद्युत के कुचालक। सुचालक मतलब ये होता है कि इनमें से बिजली निकल जाती है, और कुचालक वो होते हैं जिनमें से बिजली पार नहीं होती है। अब आपको भी पता है कि लोहे की तार को अगर अपनी बिजली को टच कर दें तो हमारे को करंट आएगा, यानी कि लोहा और तांबा ये होते हैं विद्युत के सुचालक। तभी तो तारें लोहे तांबे की होती है, एल्युमिनियम की होती हैं। जबकि गंधक या कोयला ये विद्युत के सुचालक नहीं बल्कि विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको यही बताया है कि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये बात हमने 6ठी क्लास में भी सीखी थी, वो वाला पार्ट भी पढ़ लेना। सारे वीडियो डाल रखे हैं वहां से, आप पिछले वाले भी अगर आपकी समझ में नहीं आए हैं या आप भूल भाल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे वाले पाठों के वीडियो 6th 7th के भी देख लो, तो आपको 8th में अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। जो बच्चा 9th में जाएगा वो 6th 7th 8th 9th के वीडियो सारे देखेगा। तो अब आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम या तांबे की तारें तो हम देखते हैं, लेकिन हमने कभी कोयले की तार देखी है? नहीं देखी है। पहली बात तो कोयले की तार बनती नहीं है, क्योंकि धातुओं का वो गुण जिससे हम उन्हें खींचकर तारों में बदल देते हैं उसे हम कहते हैं तन्यता। पहला गुण था आघात वर्धनीयता, जब हम उनको पीटते हैं तो उनका आकार बढ़ जाता है। फिर है उनकी तन्यता, हम उनको तार खींच सकते हैं। ठीक है, ये कुछ तरह की एल्युमिनियम की और ये तांबे की और इनकी तारें मैंने आपको दिखाई है। ये तारें देख लो, आप भी आपने भी घर में आपके लगाए होंगे तो ऐसी तारें लगी होंगी। इसी तरह से एक बात और है, कभी आप क्या करो, बर्तन गिरते हैं हमसे या कोई सिक्का गिर जाता है, ठीक है, या कोई लोहे की प्लेट गिर जाती है तो उसकी आवाज सुनो, और एक कोयले का टुकड़ा गिराकर उसकी आवाज सुनो। अगर आपको पता ही है कि लोहे के गिरने पर आवाज होगी, कोयले के गिरने पर आवाज नहीं होगी। अगर कभी आपको नहीं पता तो दोबारा से घर में जाकर एक सिक्का लो, घर में बैठे हो एक सिक्का लेकर उसे गिराकर देखो, आपको आवाज सुनाई दे देगी। तो आप इन आवाजों में कोई अंतर पाते हैं? तो अब आप देखोगे कि इनमें से एक आवाज निकलती है। तो ये आवाज, ये देखो मैंने ये आपके लिए क्या लगाया, मंदिर का घंटा। आपने कभी मंदिर में लकड़ी की घंटियां देखी हैं क्या? क्यों नहीं देखी हैं? क्योंकि लकड़ी की घंटी में से आवाज ही नहीं आती है। धातु से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड पैदा होती है। अब मान लो आपके पास में दो डिब्बे हैं, एक लकड़ी का दूसरा धातु का, इन पे चोट करो तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा धातु का, जिसमें से आवाज आएगी। क्योंकि धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, इसलिए ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं से ही आवाज निकलती है ना, लकड़ी से निकलती है, कहीं से आवाज नहीं निकलती। धातु के अलावा और कोई चीज ध्वनिक नहीं होती है। इसी तरह से आप ये देखो कि कुछ जो पदार्थ हैं, कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, उनको पीटने पर उनका साइज बढ़ जाता है, तन्य होते हैं, उनकी तार खींच सकते हैं, ध्वनिक होते हैं, पीटने पर उनमें से आवाज आती है, और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें ये गुण होते हैं। यानी कि ये जो गुण है ना, ये धातुओं के गुण है। धातुओं के उदाहरण देख लो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। इसी तरह से कोयला, और ये देखो ये कोयला है बच्चों और ये है सल्फर। कोयला आपने घरों में देखा होगा ना, कोयला, ये सल्फर है। कोयला और सल्फर ऐसे पदार्थ होते हैं जो नरम होते हैं और देखने में मलिन होते हैं, चमकीले नहीं होते हैं, हथौड़े की हल्की सी चोट से टूट जाते हैं। इनसे ध्वनि, इनको तोड़ने पर ध्वनि नहीं आती है, ना ही इनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन होता है। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इन्हें हम कहते हैं अधातु। ठीक है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि इसके एग्जाम्पल हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु जरूर होती हैं लेकिन वो नरम होती है, इन्हें हम चाकू से भी काट सकते हैं। मरकरी, पारा, अब मरकरी आपने थर्मामीटर देखा होगा ना, थर्मामीटर के अंदर जो एक होता है वो मरकरी होता है।
जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखना बच्चों, ये अपवाद हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है धातु और अधातुओं की रासायनिक गुण। पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आपको पता है लोहे में जंग लग जाती है, पिछली बार हमने पढ़ा था ना, लोहे में जंग लग जाती है। आपने 7th क्लास में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में जलाते हैं तो इसमें ऑक्साइड बनते हैं। ये हमारी समीकरण थी, इसको आपको पूरा करना है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर वाले पूरा करवा देंगे, टेंशन मत लो इसकी। अब हमने क्या करना है कि ये देखो आप, ये इसने पहले इसने क्या किया कि एक इसने आयरन, ऑक्सीजन और जल की क्रिया कर कर जंग इकट्ठी की। जो हमारे आपके घर के बाहर कहीं पे कोई लोहा पड़ा हो, हवा में रख दो, थोड़ा सा गीला कर दो, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। इस जंग को इकट्ठा कर कर थोड़े बहुत पानी में घोल लो। घोलने के बाद क्या होगा, ये जंग जो है नीचे बैठ जाएगी, ये पानी में से नीचे बैठ जाएगी। और अब इसमें क्या करो, इसके ऊपर आप लाल और नीला लिटमस पत्थर देखो। तो लाल और नीला लिटमस पत्र, पहले हमने जंग इकट्ठी की, जंग को पानी में डाला और फिर देखो लाल नीला लिटमस पत्र का कलर चेंज हो जाता है। कॉपर में भी जंग लगती है, कॉपर जो होता है उसके अंदर भी अंदर से हरा हरा सा जम जाता है। जब कॉपर के बर्तन को काफी टाइम तक हम नम वायु में रखते हैं तो एक हल्की सी हरी परत जम जाती है, जिसे कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो हरा पदार्थ है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अभिक्रिया ये होती है 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, और इसके साथ में अगर नम वायु मिलती है तो CuOH² प्लस CuCO3 बन जाता है, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। अब आपको वो वापस मैग्नीशियम रिबन को याद करना, जो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था, उसकी राख को जब हम पानी में घोलते हैं तो हम उसका अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम उसमें लाल लिटमस पत्र डालते हैं, लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है तो हम ये कह देते हैं कि ये क्षारीय है, यानी कि जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब एक बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट कर कर दिखाता हूं। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां पर तो इसने ये बताया है कि सल्फर को चूरा कर कर एक ऊधन चम्मच में ले लो। ऊधन चम्मच ये होता है बच्चों, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऊधन चम्मच होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो काम चला ऊधन चम्मच भी बनाया जा सकता है। बोतल का ढक्कन ले लो बेटा और उसमें तार लपेट लो। अब इसमें क्या करो, तो इसमें आप जैसे ही सल्फर जलना शुरू हो तो इस चम्मच को एक गैस के जार या कांच के गिलास में ले जाओ और इसे ढक्कन से ढक दो ताकि ये बाहर ना आए। अब इसमें आप क्या करो, थोड़ा सा पानी डाल दो और फिर इसका परीक्षण करो। जैसे ये पानी डालकर इसका परीक्षण किया है तो परीक्षण करने पर जो आएगा वो आपको बताया जाएगा। जब सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो हमारे पास एक गैस बनती है जिसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। बड़ी बदबू आती है इस गैस में से। और इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो हमें सल्फ्यूरस एसिड प्राप्त होता है। अभिक्रिया ये बनती है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O और H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरस एसिड नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, यानी कि जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय वाले लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं और अम्लीय वाले नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जल के साथ अभिक्रिया। अब सोडियम धातु है, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ। सोडियम धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। जैसे ही आप इसे पानी में डालते हो ना तो ये बहुत ज्यादा आग लगा देता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। देखो बच्चों, ऐसे जैसे ही हमने इसको पानी में डाला ना, ये देखो ये लाल लाल से ड्रॉप से आ रहे, जैसे हमने इसको पानी में डाला वैसे ही आग लग जाती है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है कि मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि आग ना लगे। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया, ये इसमें करके दिखाया है। अब इसमें क्या आता है, जब आग लगती है तो आपको ही पता है वो जो बीकर है वो गर्म हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसे आधा पानी से भर लो,
और एक छोटा सा सोडियम धातु का टुकड़ा इसमें डाल दो। जैसे ही आप डालोगे वैसे इसमें आग लग जाएगी। अब इसको आप चेक करो कि विलियम अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसमें अब जैसे आपको मैंने बताया सोडियम धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। जैसे लोहा है, लोहे में पानी में डालो, आप लोहे को डालो पानी में, कुछ ही नहीं होता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इस पर ये हवा में ना बहुत सक्रिय होते हैं। इसी तरह से फास्फोरस है, फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। अगर आप इसे हवा में रख दो तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। जैसे ये देखो, अब जैसे ही हमने इसको देखो, आप ये देख रहे हो ना, इसके अंदर क्या है, जैसे ही हमने इसको रखा पानी में, वैसे इसमें, जैसे ही हमने इसको रखा ना, ऑक्सीजन में रखा, वैसे इसमें आग लग जाती है, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट आप याद रखना, फास्फोरस को हवा में रखने पर आग लग जाती है, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। सल्फ और आपका जो पहले वाला है सल्फर है, सल्फर को पानी में रखने पर आग लग जाती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। दोनों एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हमने धातु अधातुओं के नमूने लेने हैं और इनको आप धातु के नमूने लेकर आप इनमें थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालकर देखो कुछ होता है, अगर नहीं होता तो थोड़ा सा इसको गर्म करो, और यही इसको गर्म करने के बाद इसके ऊपर माचिस की तीली लेकर आओ, ठीक है। जैसे हम उसमें माचिस की तीली लेकर आते हैं तो कईयों में की आवाजें आती है। तो अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु यदि जो धातु होगा, अधातु तो अम्लों से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन धातु जो है वो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं, जो पॉप की ध्वनि के साथ में गुजरती है। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, किंतु सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर लेता है। तो कुछ धातु किसी से अभिक्रिया करते हैं, कुछ धातु किसी से अभिक्रिया करते हैं। अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाना है। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्की आती है, छोटी छोटी गोलियां सी आती हैं, इनको थोड़ा सा पानी में डाल दो और इसके एक एल्युमिनियम की पन्नी डाल दो और फिर एक जलती हुई माचिस की लीड लेकर आओ। ध्यान से देखो क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फिर पॉप की आवाज आती है। पहले जब पॉप की आवाज आई थी तो हाइड्रोजन गैस बनी थी, अब जब धातु क्रिया करती हैं तो ये भी हाइड्रोजन गैस क्रिया करती हैं। अब इसमें हमने दिखाया है कि ये ए बीकर है, ए बीकर में कॉपर सल्फेट है, बी बीकर में ए बीकर में कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है, बी बीकर में कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील है, सी बीकर में कॉपर सल्फेट प्लस तांबे की छीलन है यानी कि कॉपर है, डी बीकर में आयरन सल्फेट प्लस तांबे की छीलन है और ई बीकर में जिंक सल्फेट प्लस लोहे की कील है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसमें ZnSO4 बन गया और इसमें FeSO4 बन गया। जो बाकी तीन थे बीकर सी, डी और ई, इन बीकर सी, डी और ई में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया करने के बाद में क्या होता है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। जैसे बीकर ए में जिंक है, वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है। अब ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो ये नीले रंग का था, अब ये नीला रंग कम हो गया बल्कि, और नीचे जमीन या नीचे बीकर के नीचे देख रहे हो ना आप, ये देखो ये नीला रंग तो कम हो गया और ये बीकर के नीचे जो है यहाँ पर आके क्या हो गया, नीचे आकर एक लाल कॉपर का लाल रंग का चूर्ण जमा हो गया। यानी कि जब हमने कॉपर सल्फेट के साथ में जिंक मिलाया तो हमारे सामने जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर, लाल रंग का जो कॉपर था वो नीचे आ गया। अब बी में जो क्या अभिक्रिया हुई, अब बी में भी इसी तरह की अभिक्रिया हुई है कि बी में हमने क्या मिलाया था, कॉपर सल्फेट के साथ साथ फेरस मिलाया था, लोहा मिलाया था, तो कॉपर नीचे आ गया और फेरस सल्फेट अलग आ गया। जैसे यहाँ पे ना यहाँ पे FeSO4 प्लस जिंक आएगा, तो ये अभिक्रिया मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में बीकर सी में जिंक का कॉपर और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था और डी में आयरन का कॉपर द्वारा विस्थापन हो सकता था, लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि कोई विस्थापन नहीं हुआ क्योंकि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है।
ठीक है। अब जिंक कॉपर और आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, पर कम अभिक्रियाशील धातु ज्यादा अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकता। तो समझ में आया ना कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों नहीं हुई हैं। धातु और अधातु के उपयोग। देखो, धातुओं का उपयोग मशीनें बनाने में, मोटर गाड़ी, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। अधातु के कुछ उपयोग हैं। ठीक है, अधातु हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारी अधातु है। अधातु का उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग से हम जल को साफ करते हैं। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलियम एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, आपका आयोडीन। और पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु, जो पटाखों में हम सल्फर डालते हैं, तो इसी ये हमारे आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। इसी तरह से धातु और अधातुओं के कुछ और उपयोग भी हम जोड़ सकते हैं। मैंने सुना है पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, और इसी तरह से मेरे शरीर में आयरन की कमी है। तो आयरन जो होता है वो हमारे शरीर में खून के अंदर होता है। रासायनिक अभिक्रिया से कई नए पदार्थ बनते हैं। ये नए पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनसे अभिक्रिया होती है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके, गर्म करके, विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक तत्व है। इसी तरह से आयरन और कार्बन भी एक तत्व है, यानी कि हम सल्फर, आयरन और कार्बन को आगे विघटित नहीं कर सकते। तत्व के नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तन में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस और वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। देखो, ब्रह्मांड में न जाने कितने पदार्थ हैं, पर इनको बनाने वाले तत्व कम हैं। वैसे हमारे यहाँ पे 94 ज्यादा से ज्यादा तत्व नहीं पाए जाते हैं। धातु और अधातुओं में तत्व का महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु या उपधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आज हमने क्या सीखा कि धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, इनको जब हम पीटते हैं तो इनकी शीट बन सकती है। तन्य होते हैं, हम इनकी तार खींच सकते हैं, अधातु की नहीं खींच सकते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, पर अधातु नहीं होते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाता है, जो अम्लीय प्रकृति का होता है। और इनका पता हमें कैसे चलता है? लाल और नीले लिटमस पत्थर से चलता है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, धातु लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षार से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो हमने वो की आवाज सुनी थी वो वाला। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक धातु यौगिक के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातु और अधातु का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना फिर आप कमेंट करके पूछते रहोगे कि सर हमें लिंक नहीं मिला है, या इसका लिंक भेज दो। तो भैया टाइम नहीं होगा, नहीं भेज पाऊंगा। ठीक है भैया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल बटन को दबा देना, तो नई वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।